हाँ, कंडक्शन हो गया था ना, हीट करंट भी बता दिया गया था। कब हो गया हीट करंट वगैरह कल हो गया था। चलिए, कॉम्बिनेशन मेटेलिक रॉड का बताना था। ठीक, मेटेलिक है तो मेटिकल लिखिए जी, मेटेलिक METALLIC। ठीक, लिखो, सही कर लो। फिर नहीं करना था बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक राड। अगर राड को आप कंबाइन कर देते हो तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह क्या होगी, कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके कल डिस्कस हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट आपको बताना था क्या, अगर कोई मेटेलिक रॉड है उन्हें हम लोग क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया था, कॉम्बिनेशन दो हो गए, जैसे वहाँ पे किया जाता था स्ट्रक्चर वगैरह में, एक सीरीज दूसरा पैरेलल, ऐसे आप यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, बात नहीं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अननेसेसरी फैन बंद कर दो बेटा, अननेसेसरी फैन बंद कर दिया। देश के लिए बचा के रखेंगे तभी फिर अपने काम आएगा, है ना। चलिए, हमेशा यूज़ उतना करने चाहिए, वो भी नहीं बंद हुआ है जितने की ज़रूरत हो। ठीक, अब जब वो 4 पंखे की ये 15 चलाए जाएँ तो अननेसेसरी होगा ना। चलिए देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर डिफरेंट रॉड है मेटेलिक, अगर डिफरेंट आपकी मेटेलिक क्या है रॉड दिए गए हैं, अब उस केस में क्या करना है आपको, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में अगर ये कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन एरिया मस्ट बी सेम, और जब पैरेलल लेते हैं तो वहाँ पे लेंथ को हम लोग सेम लेते हैं। ठीक, सीरीज में लेंथ एरिया ऑलवेज सेम रहेगा, पैरेलल में लेंथ हमेशा सेम लेते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अगर इसके लिए मान लो क्या थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, K2 है, K3 है, Kn है, लेंथ L1 है, L2 है, L3 है, Ln। ठीक, एरिया सभी का क्या है, सेम। अब यहाँ पे ले लो, अगर इसका θ1 टेम्परेचर है, इसका θ2 है, इसका θ3 है, इसका θ4 ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं थीटा, अगर ये θn है तो n माइनस कितना हो जाएगा, ठीक, θn-1 है। इस तरह से अगर बेटा ये कनेक्टेड है, इस तरह से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी आपके क्या है रॉड्स हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक, टेम्परेचर आपका बर्नर से अलग अलग है। ठीक, पहले के θ1 है, लास्ट वाले का जो है nth वाले का θn। ठीक, तो बोला जाता है जो कॉम्बिनेशन करेंगे, आप याद करो जब हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का पढ़ा था तो वहाँ पे करंट सभी के थ्रू सेम होता था। क्या होता था, करंट की वैल्यू सभी के थ्रू सेम। ऐसे ही जो भी हीट यहाँ से क्या करेगा वही करता यहाँ से नहीं पाएगा, जो हम सरफेस को आइसोलेटेड मानते हैं। ठीक, तो हीट करंट यहाँ सभी के थ्रू सेम माना जाता है। जिस तरह से वहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस में सेम मानते थे, ऐसे यहाँ पे क्या मानेंगे, हीट करंट की वैल्यू सभी के थ्रू क्या रहेगा, सेम है। अब हीट करंट सेम है तो जो हीट करंट पहले से पास होगा वही दूसरा, वही तीसरा, वही क्या होगा चौथा, यानी S1 = डाटा SN के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रिलेट करके हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा हीट करंट के लिए। तो पहला पार्ट यहाँ पे बना लीजिए,
डायग्राम बना लिया, ठीक। लिखेंगे हीट करंट, पहला लिख लेंगे हीट करंट। देखो हीट करंट की वैल्यू जो होती है, हम लोगों ने कहा था हीट करंट क्या होता है बेटा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी स्लैब के थ्रू सेम होगा, तो लिख लीजिएगा हीट करंट, सब पॉइंट बनाओ, हीट करंट लिखिएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हीट करंट passing through all the conductors are same, passing through all the conductors are same। बेटा इसमें बहुत कहानियाँ नहीं लिखाई जा रही हैं, पॉइंट ही लिखाया जा रहा है, तो उतना वक्त नहीं है कि पूरी कहानी लिखाई है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते इस समय उतना ही हो पा रहे हैं, ठीक। क्या लिखा, पासिंग थ्रू ऑल कंडक्टर्स आर सेम, पासिंग थ्रू ऑल द कंडक्टर्स आर सेम, दैट इज Q by T, यही H1 होगा बेटा, उतना ही H2 होगा, उतना ही H3 होगा, ठीक, उतना ही डाटा क्या HN होगा, ठीक। तो सभी की जो वैल्यू आपकी होगी ना वो सेम होगी, मतलब जो हमारा H1 है उतना H2, उतना H3, उतना HN। और कल आपको हीट करंट के लिए फार्मूला बताया गया था, अरे भैया हीट करंट का फार्मूला कब बताया था, बता देंगे। हीट करंट का फार्मूला नहीं बताया था, पढ़ रखो भैया, टाइम नहीं है यार, है ना, रिवाइज कर लिया करिए, ठीक। हाँ जी, कल हीट करंट का फार्मूला बताया गया था। के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल पढ़ा था ना। और कोई भी अगर क्या रॉड है उनके टर्मिनल के थ्रू बेटा टेम्परेचर थीटा 1 थीटा 2 टर्मिनल के, ठीक, लेंथ आपका एल है, एरिया ए है, कंडक्टिविटी के है, उस केस में आपने हीट करंट लिखा था के इंटू ए ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल, ठीक। आपकी एक पड़ोसी कहाँ रह गई यार, हाँ अच्छा उसका बर्थडे था इसलिए नहीं आया, कल आया था उसका मार्केटिंग कराने हैं। कहीं एग्ज़ाम के दिन अपना बर्थडे आ जाए तब क्या होगा, हाँ। चलो देखो बेटा, तो जब निकालेंगे बेटा ना तो इसके लिए क्या होगा, H1 की वैल्यू हो जाएगी K1 इंटू ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1, ये H1 हो गया, ठीक। H2 के लिए आपने लिखा है K2 इंटू एरिया वही है थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन, ये L1 था बेटा, L2 ले लो, अगला हो जाएगा K3 इंटू ए थीटा 3 माइनस थीटा 4 अपॉन L3 इक्वल टू डाटा का Kn इंटू ए थीटा m माइनस 1 2 माइनस थीटा n अपॉन L। इस तरह से बेटा हम लोग रिलेट करके किसी भी के थ्रू पास होने वाला जो हीट करंट है उसकी वैल्यू को इस फार्मूले से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। जो भी दिया रहेगा, जो डाटा अवेलेबल होगा उसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक। दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली सम करते थे कि रेसिप्रोकल सम करते थे। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली सम होता है, कैपेसिटर के लिए यूनिवर्सली होता था, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली सम करेंगे, तो जब हम लोग बोलेंगे बेटा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पे वहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते थे, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस कहेंगे। उस केस में अगर बोला जाए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए R+R2+R3 डाटा, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये हो जाएगा R1 + R2 + R3 + डाटा का R, जितने भी आपको सीरीज में जोड़े गए हैं सभी के सम के क्या हो जाता है बराबर। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं एल्जेब्रिक सम कह लेते हैं, ठीक। तो एल्जेब्रिक सम करके इसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं। अब कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम
रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती। तो अगला लिखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हो गया ये कौन सा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डाट डाट डाट, वही वाला पुराने ज़माने वाला है, कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक, एक का जो रेजिस्टेंस होगा दूसरे का रेजिस्टेंस होगा, सारे को आप सम कर लीजिए, इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। वैसे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या लिखते थे हम लोग? रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था? थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखते R=V/I लिखते थे ना। तो यहाँ जब थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग V लेते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, जो काम वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का था वही काम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का होगा। तो यहाँ पे जब आप लेंगे रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, ठीक, देखो बताइए देखो जो रेजिस्टेंस आपका होगा ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ डेल्टा टी का मान क्या होगा? I के बराबर। I की जगह में यहाँ पे H ले लेते हैं, हीट करंट का उन्होंने H से दिखाया। ठीक, अब मान लो हम लोग किसी ही का ले लेते हैं, तो θ1 माइनस θ2 अपान H की वैल्यू जो होगी वो H1 के बराबर, पहले वाले कॉम्बिनेशन में आप H1 ले लेंगे। तो यहाँ से अगर रखना चाहते हैं तो आप सीरीज की जो वैल्यू होगी, पहले वाले की वैल्यू आएगा टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपान H1 इक्वल टू होगा प्लस θ2 माइनस θ3 अपान H2 प्लस θ3 माइनस θ4 अपान H3 प्लस डाटा डाट θn माइनस 1 माइनस θn अपान Hn। ठीक, ये कंडीशन आप यहाँ से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे θ1 माइनस θ2 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो H की वैल्यू हमारा इस समय है। ठीक, तो ये बनेगा H की वैल्यू पाएगी इक्विवेलेंट, देखो θ1 माइनस θ2 अपान R की वैल्यू H1 की वैल्यू है K1 इंटू K θ1 माइनस θ2 अपान L1 प्लस θ2 माइनस θ3 अपान K2 इंटू K θ2 माइनस θ3 अपान L2 प्लस θ3 माइनस θ4 अपान K3 इंटू K θ3 माइनस θ4 अपान देखो ये फैक्टर थीटा वाला फैक्टर ऊपर नीचे क्या होगा, तभी कैंसिल होगा, एल ऊपर चला जाएगा। तो आप सीरीज की वैल्यू आएगी L1 अपान K1 इंटू K प्लस L2 अपान K2 इंटू K प्लस L3 अपान K3 इंटू K प्लस डाटा Ln अपान Kn इंटू K। ठीक, इस तरह से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो वैल्यू को ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रिलेशन के बेस पे आप क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे क्या होगा। ठीक, और जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है जो हम लोग निकालेंगे तो वहाँ से रेसिप्रोकल कर लेंगे बेटा। कैसे होगा देख लीजिए, आप लिखे हो हाँ बेटा, नोट करने दो।
डॉट 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 के एन लिया है। अगर इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आपको निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नीचे लिखिएगा, अगला लिखिए, हो गया बेटा, जल्दी करो। ये तो हो गया हमारे एम थे। अगर दो ही अटैच होते तब क्या हो जाता बेटा, आर जो क्या है इक्विवेलेंट आपका जो मिल जाता है L1 अपान K1 इंटू ए प्लस L2 अपान K2 इंटू ए, या उसे कैल्शियम ले लो K1 K2 इंटू ए, तो ऊपर हो जाएगा हमारा क्या, K2 इंटू ए अपान L1 प्लस इंटू K1 ये इंटू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल वो नहीं बहुत टफ होता है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी जाती है। तो लिखिएगा नेक्स्ट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट जल्दी जल्दी कर बेटा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। नीचे लिखिएगा, अब यहाँ पे एन पार्ट में आपने पूरा सेगमेंट देखा है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो उस केस में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस L3 अपान K3 प्लस डॉट 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 कितना Ln अपान Kn हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो वैल्यू मिलेगी, ठीक, ई की वैल्यू, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो के होगा ए की वैल्यू L1 अपान ए सीरीज का इक्विवेलेंट है L1 अपान L1 बाई K1 प्लस कितना L2 अपान L2 बाई K2। अब क्या है, ऐसे डाटा मतलब दो चीज़ें हैं, L1 L2 L3, तो चूँकि नीचे वाला फैक्टर क्या सेम रहेगा, तो चाहे आप क्या करिए उसको ऐड कर लीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अपान L1 बाई K1 एक ही बात कर लीजिए। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डाटा डाट Ln अपान L1 बाई K1 प्लस L2 अपान कितना K2 प्लस L3 अपान K3 प्लस डाटा डाट या Ln अपान Kn। Ln बाई क्या हो जाएगा, Kn के बराबर है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे। इसके बेस पे हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे कितना होता है। अब यहीं पे अगर दो केवल रॉड दिए गए हैं, नीचे यहाँ नोट कर लिया, उसके बाद लिखिएगा बोले, देखिए पार्ट टू स्लैब्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर दो स्लैब दिए गए हैं उनके लेंथ हमारे इक्वल होंगे। दो ही स्लैब हो, जैसे यहाँ पे एन स्लैब था, अगर दो स्लैब हो और उसके लेंथ इक्वल हो, पार्ट टू स्लैब का इक्वल है, पार्ट टू स्लैब का इक्वल है। अगर दो स्लैब दिए गए हैं और उनकी लेंथ की वैल्यू आपको सेम दी गई, तो स्लैब का इक्वल है। यहाँ से करेंगे ए की वैल्यू जो आएगी L1, ठीक, L1 प्लस L2, जैसे L1 की वैल्यू है L2 की वैल्यू है अपान L बाई K1 प्लस L बाई K2। तो यदि यहाँ पर हो गया 2L, और यहाँ से यह कॉमन करोगे तो 1 अपान K1 प्लस 1 अपान कितना आएगा K2। यदि आप कैंसिल हो गया, फिर क्या कैल्शियम होगा K1 K2, क्या आएगा 2 अपान कैल्शियम हो जाएगा K1 K2 अपान ये हो जाएगा डिवाइड करोगे K1 प्लस K2, ये फैक्टर कहाँ चला जाएगा ऊपर। अगर दो हैं इनके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2। अगर दो हमारे क्या कंडक्टिंग आर्ट हैं, ठीक है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू K1 K2 है, उन्हें आप सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट थर्मल जो कंडक्टिविटी आती है 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2 के बराबर आएगा। बट कंडीशन होना चाहिए लेंथ उनके क्या हों सेम। अगर लेंथ डिफरेंट है तो उसी ऊपर वाले फार्मूले बाकी L1 प्लस L2 अपान L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बेटा आप डिटरमाइन कर लेते हो क्या होता है। ठीक, आगे लिखेंगे जिस पे क्वेश्चन, एक तो ये पूछा जाता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा इंटरफेस का टेम्परेचर पूछा जाता है। जैसे दो रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया, अब इनको कनेक्ट कर दिया बेटा, तो इसका टेम्परेचर गिवन है, इसका टेम्परेचर गिवन है, तो इस बीच वाले जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एक तो इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया और एक जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा तो उसकी वैल्यू पूछा जाता है। तो लिखेंगे तो कर लीजिए, लेकिन ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब स्लैब के लेंथ इक्वल हो।
तब अप्लाई करेगा तब फिर इन्हीं फार्मूले को यूज़ करके लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, सब हेडिंग बना लो। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू कंपोजिट बार, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जहाँ दोनों ज्वाइन करेंगे। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू कंपोजिट बार, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू कंपोजिट बार। आज तो कॉलेज बंद रहा होगा, डिग्री कॉलेज तो बंद रहा होगा ना आज, अरे APN बंद रहा होगा ना आज। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू कंपोजिट बार। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने n लिया था बेटा ना, n के बजाय तो मुझे दे दिया जाए, अगर 2 बार तो आपने कनेक्ट कर दिया। टेम्परेचर आपको क्या, अगर बात करें तो θ1 है, दूसरा θ2 है। इंटरफेस का टेम्परेचर मान लिया θ, एक एंड का θ1 है, दूसरे साइड का θ2 है, और जो इंटरफेस है उसका टेम्परेचर आपने थीटा कंसीडर कर लिया। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी आपने पढ़ा था बेटा हीट एरिया दोनों का सेम लेंगे। ठीक, हीट जो पास यानी हीट करंट जो होगा वो दोनों के थ्रू क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो हीट करंट की वैल्यू होगी वो दोनों के थ्रू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों किसमें जोड़े गए हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे both flaps are connected in series, so heat current will be same input, दोनों में हीट करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम हीट करंट विल बी सेम इनपुट, तो दोनों में हीट करंट आपका सेम रहेगा, सेम रहेगा बेटा। हीट करंट की वैल्यू दोनों कैसे मिलेगा, सेम मिलेगी। तो सेम मिलेगा इसका मतलब अगर Q/T की वैल्यू सेम होगी। और अभी हम लोगों ने हीट करंट के ध्यान रखिए ये θ1 माइनस θ2 अपान L लिखते थे। ठीक, तो यहाँ पे θ1 पहले फेज का θ1 है, इंटरफेस का θ है, दोनों के बीच वाला θ, हमें θ निकालना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे A1 × A θ1 माइनस θ2 बाई L1 इक्वल टू A2 × A θ माइनस θ2 अपान। इसी को अगर सिंप्लीफाई करते बेटा, इसी को देखो ये दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो A1 θ1 माइनस A1 × θ अपान L1 इक्वल टू, दोनों का अलग कर लेते हैं, अपान L1 L को अलग कर लेते हैं, क्योंकि अभी में इसका सेव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A2 × θ अपान L2 माइनस A2 × θ2 अपान L। बेटा थीटा वाले साइड का एक साइड में आप कर लो, थीटा वाला कंपोनेंट हम लोगों ने एक साइड पे कर लिया, एक साइड में करोगे इधर करोगे इधर आ जाएगा बेटा। ठीक, माइनस A2 θ ये जाएगा प्लस हो जाएगा, कितने में A1 θ प्लस A2 θ अपान ये अपान L1 ये हो गया इक्वल टू, ये इधर जाएगा, इसको आप इधर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा A1 θ1 अपान L1 प्लस A2 θ2 अपान L2। इनमें से को θ कॉमन है तो लोग लेकर के A1 अपान L1 प्लस A2 अपान L2 इक्वल टू A1 θ1 अपान L1 प्लस A2 θ2 अपान L2। हमें थीटा चाहिए ना बेटा, क्या निकालना है, इंटरफेस का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लीजिएगा। ठीक, इंटरफेस का जो टेम्परेचर आएगा थीटा इक्वल टू आएगा, देखो उधर है A1 θ1 अपान L1 प्लस A2 θ2 अपान L2 अपान A1 बाई L1 प्लस A2 बाई L2। ठीक, A1 θ1 अपान L1 प्लस A2 θ2 अपान L2 अपान A1 अपान L1 प्लस A2 बाई L2 के बराबर हो गया। तो ये इंटरफेस का टेम्परेचर को यहाँ से डिसाइड करते हैं, यही दे देते हैं कि L1 इक्वल टू L2, अगर L1 और L2 आपस में कैसे बराबर
वन बाई एल प्लस के टू बाई एल। देखो एल एल का मान के ऊपर नीचे कर जाएगा तो बचा क्या, के वन थीटा वन प्लस के टू थीटा टू अपान के वन प्लस के टू। इम्पोर्टेंट फार्मूला है भैया। अगर दोनों के लेंथ अलग अलग है तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, दोनों के लेंथ सेम स्लैब में होंगे तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे। इसके हेल्प से हम लोग इंटरफेस का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, और यही ले लेते हैं अगर K1 K2 और L1 L2 दोनों बराबर हो जाए, तब K1 K2 दोनों की कंडक्टिविटी भी बराबर हो और उनकी लेंथ भी बराबर हो, तब कंडीशन क्या बनेगा बेटा। देखो ये तो कल था जब K1 L1 L2 बराबर, तब आपने इंटरफेस का टेम्परेचर इस फार्मूले से निकाल दिया। सेकेंड भी पार्ट लगा सकते हैं कि K1 = K2 एंड L1 = ये बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर होंगे, देखो थीटा बराबर आएगा K1 K × θ1 प्लस K × θ2 अपान K K2 K हो जाएगा। देखो K यहाँ से कॉमन होके कैसे तो सीधा हो जाएगा थीटा की वैल्यू θ1 प्लस θ2 बाई ए। मतलब अगर ये दोनों स्लैब की कनेक्टिविटी भी बराबर हो बेटा और दोनों की लेंथ भी बराबर हो, तो जो इसका टेम्परेचर जैसे हमारे 100 डिग्री है, इसका 0 डिग्री है, तो इंटरफेस वाले का 100 + 0/2 मतलब हो गया 50 डिग्री। अगर ये 40 है, ये 20 है, तो इनका इंटरफेस का टेम्परेचर 40 माइनस कितना -20 अपान 2, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, उसका आधा कर लेंगे, सॉरी 40 प्लस 20 अपान 2 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये केस आपका होगा वहाँ से इंटरफेस का टेम्परेचर। तब हम डायरेक्टली उनका मीन ले लेते हैं जब दोनों की लेंथ इक्वल हो, दोनों के क्या हो, लेंथ की वैल्यू बराबर हो और इंटरफेस का जो टेम्परेचर है तो लेंथ बराबर हो और कनेक्टिविटी की वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ से इंटरफेस का टेम्परेचर जो आपका होता है कितना होगा उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, ये तब का था जब केस में जोड़े गए थे सीरीज में, तो मेनली सीरीज पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। फिर आप पैरेलल का भी आप लिख लेंगे साथ में। अगला लिखेंगे हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया बेटा, नोट करिए। नेक्स्ट करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो पैरेलल के केस में क्या करते हैं, अगर डिफरेंट से मान लो स्लैब है, हमने बेटा इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ऐसे कनेक्ट करेंगे तो उस केस में आपके पास लेंथ बराबर होनी चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ, सीरीज में एरिया क्रॉस सेक्शन, ये तो कंपल्सरी फैक्टर होते हैं। तो जब पैरेलल में करेंगे अब इसको टेम्परेचर दोनों का इस साइड का जंक्शन का अलग होगा, इधर का अलग होगा, लेकिन सभी के लिए इधर जो होगा वही होगा, जो इधर होगा वो सेम होगा। अब यहाँ से हीट फ्लो होगा क्योंकि सबकी कनेक्टिविटी अलग अलग है। अगर सारे के स्लैब की कनेक्टिविटी अलग है तो सभी के तरफ पास होने वाला हीट करंट आपका अलग अलग होगा। अगर सबकी थर्मल कनेक्टिविटी अलग अलग है बेटा, एरिया अलग अलग है, तो उस केस में आपका यहाँ से पास होने वाला हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। बट सबकी थर्मल कनेक्टिविटी सेम होती है, एरिया का सेक्शन सेम रहे, तो उस केस में सबके थ्रू पास होने वाला हीट करंट क्या रहेगा, सेम होगा। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन से लिखा
कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक घर पे पढ़ना शुरू नहीं किए हैं? शुरू कर दिए? पढ़ के कितने लोग आते हैं? पढ़ के कितने लोग आते हैं? बस 2 3 ढाई? नहीं बेटा, देखो 2 चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ के आया करिए और घर पे जाके फिर एप्लीकेशन कर लिया, यानी क्वेश्चन कर लिया करिए। नहीं तो खाली कथा सुनने से इतना आसान डॉक्टर बनना हो तो दुनिया के जितने लोग रोड पे घूमते हैं ना, सब डॉक्टर ही रहते हैं। खबर है देवियों? ठीक। तो घर पे जो भी सब्जेक्ट, जिन भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक चल रहा हो, एक बार घर से उसको पढ़ के आइए। ठीक। वैसे भी आपको पता है आप कितना पहले पढ़े हुए हो या कितनी चीज़ें आपको याद है पहले से, है ना? ये तो पता है ना। अभी कन्फ्यूजन तो नहीं है कि हम बहुत अभी पढ़े हुए थे। ठीक। तो आप जो पढ़े हैं वो तो चलो, जो गलतियाँ हो गई वो उसको सुधारी नहीं जा सकती, बट भविष्य में गलतियाँ ना करते रहिए, क्योंकि उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे तो फिर जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। अगर आपने कुछ चेंज करना है, परिवर्तन करना है, उस केस में अपने आप में भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए फिर आप तो यहाँ पे जब लेंगे, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो आपको अलग अलग स्लैब है, एरिया आपका सेक्शन में भी सेम में नॉट पीस, मतलब यहाँ पे एरिया कंपल्सरी फैक्टर नहीं है, सभी का सेम सेम हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। बट लेंथ सभी का क्या लेते हैं हम लोग, सेम सेम लेंगे। ठीक है, तो लेंथ जो आपका होता है सभी का सेम आप लेंगे, मतलब सबके लिए सेम। सभी का एक इनका टेम्परेचर θ1 है, दूसरे इनका टेम्परेचर कितना है θ2। एक का θ1 है, दूसरे का क्या लेंगे आप θ2 लेंगे। लेंथ सबका सेम सेम। कंडक्टिविटी सबकी कैसी है, मानो K1 K2 के डाटा हमारे यहाँ पे एल तक का एल स्लैब है, K1 K2 Kn दे दिया, एन तरह हमने पहले में करंट किया K1 K2 के लिए डाटा का Kn, टेम्परेचर θ1 एंड θ2 आप दे रहे हो। ठीक, तो यहाँ से जो हीट करंट आपके फ्लो करेगी बेटा, वो सभी के थ्रू क्या रहेगा, नहीं, हीट करंट अलग अलग स्लैब में पैरेलल में जोड़े गए हैं तो वो डिफरेंट लेंगे, जब तक उनका कंडक्टिविटी और एरिया से डिफरेंट है। जब सेम सेम सब कुछ होगा तब सेम पास आउट होता है, लेकिन वो टोटल सम के बराबर, सभी के थ्रू पास होने वाला टोटल सम के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट पैरेलल होगा, इक्विवेलेंट तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा वो रेशियो टोटल सम के बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम लिखेंगे तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/r करते थे, पता था ना। तो 1/r की वैल्यू मिलेगी बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस r जितने हैं उनको हम लोग पैरेलल में करते हैं। पेंट, अरे सब पेंट लगेगा नहीं, सो गया है। चलो देखो, तो इस केस में क्या होगा, 1/r1 सभी का इक्विवेलेंट करके हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना। चलो ठीक, आगे होगा। अगर 2 स्लैब केवल होते बेटा, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ स्लैब दिए तो सभी का इक्विवेलेंट जैसे फोकस करके बराबर हो गया। अगर 2 ही स्लैब हो तब क्या करेंगे बेटा, 2 स्लैब होता है तो 1/r3 की वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r क्या लिख देते हैं, R2 ले लेते हैं ना। इस केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा R1 R2 और
अगर दो स्लैब केवल आपको कनेक्ट होते तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर दो ही स्लैब आपके कनेक्ट होते तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, जब हीट करंट की बात करेंगे, ओके बेटा, हीट करंट की बात करोगे, अब की बार मान लो एक से H1 है, दूसरे से H2 है, तीसरे से H3 है, डाट HN है, तो सभी का जो सम होगा ना, जैसे जो हीट करंट मान लो यहाँ से H1 गया है, यहाँ से H2 डाट यहाँ HN जा रहा है, तो सभी का सम H के क्या हो जाएगा बराबर। वहाँ पे जो H होता था वही H1 + H2 + H3 था, यहाँ पे H की वैल्यू H1 + H2 + H3 पर डाट HN। ठीक, तो यहाँ जो हीट करंट देखेंगे हम लोग, H की वैल्यू H1 + H2 + H3 पर डाट HN। ठीक, H1 + H2 + H3 पर डाट HN। अब H1 हम लोग लिखते थे K1 × A। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एरिया वाला लेते हैं, A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया AN है। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग H1 की वैल्यू लिखते थे, तो हमारा था K1 × A1। अगर अलग अलग एरिया है या तो और एरिया सेम है तो ये ले लीजिएगा। ठीक, देखो पहले वाला θ1 - θ2 अपान L प्लस K2 × A2, ये भी टेम्परेचर सबके लिए क्या है, सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे वहाँ पे करंट के रजिस्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम नहीं। तो θ1 - θ2 अपान L इक्वल टू डाट Kn × AN, θ1 - θ2 अपान L, ये के लिए सेम। जब सेम हो गया तो हमारा कॉमन फैक्टर देखो, θ1 - θ2 अपान L सब में कॉमन, θ1 - θ2 अपान L क्या है इसमें सब में कॉमन है, तो उनको कॉमन कर लो, बाकी जो फैक्टर है उनको आप रख दीजिए। ठीक, क्या करेंगे, H की वैल्यू θ1 - θ2 अपान L अगर कॉमन कर लिया जाए तो K1 A1 + K2 A2 + डाट Kn AN क्या हो जाएगा बराबर। टोटल जो हीट करंट पास आउट होगा उसको हम लोग इस रिलेशन से क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। K1 A1 + K2 A2 + K3 A3 डाट अपान क्या Kn AN अपान क्या हो गया, टोटल वैल्यू जो आपकी L है जो हमने कॉमन पहले ही ले लिया। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल हीट करंट की वैल्यू। ठीक, दूसरा होगा थर्मल कंडक्टिविटी। जब आप निकालो क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। अब नीचे लिख लीजिएगा बेटा, हो गया। नीचे लिखिए थर्मल कनेक्टिविटी। जब थर्मल कनेक्टिविटी हम लोग निकालेंगे बेटा, किसकी वैल्यू, थर्मल कनेक्टिविटी, तो जो थर्मल कनेक्टिविटी आपकी होगी कितना, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रॉम उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं कनेक्टिविटी, बात करें किसकी, थर्मल कनेक्टिविटी की बात करें। जब थर्मल कनेक्टिविटी की आप बात करोगे तो जो हीट हमारा पास आउट हो रहा है, जो भी हीट आपका क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, तो उसकी कंडक्टिव पावर जो इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी वो K1 A1 + K2 A2 + K3 A3 अपान K1 + K2 क्या A1 + A2 + A3 डाट AN के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है K की वैल्यू K1 A1 + K2 A2 + K3 A3 पर डाट AN तक गया है ना, अपान टोटल जो आपका एरिया A1 + A2 + A3 पर डाट A। अब यही कह लेते हैं अगर A1 = A2 = A3 डाट AN, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, A कॉमन होगा और नीचे हमारा क्या जितने टर्म चलेंगे उतने टाइम हो जाएगा। ठीक, कंडीशन हो जाएगा। यहाँ मेन केस हो गया A1 = A2
3 को जोड़ेंगे तो K1 प्लस K2 के J अपान क्या हो जाएगा 3। जितने स्लैब्स जोड़ोगे उन सभी के मीन के बराबर हो जाते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अगर एरिया सभी का सेम है तो, ठीक। अगर एरिया सेम सभी स्लैब की मोटाइयाँ बराबर तो उस केस में इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बेटा उनके मीन के बराबर होता है, जितने हैं उसका औसत दे देंगे। वैसे मेनली सीरीज वाला ही पूछा जाता है, पैरेलल की पूछे जाने की टेंडेंसी बड़ी कम है, ठीक हो जाएगा। यहीं पे जैसे केस अगर बना लेते हैं, अगर 2 स्लैब हमारे पास केवल अगर पार करते हैं 2 स्लैब, अगर 2 स्लैब आपको दिया गया तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी K की वैल्यू आएगी K1 प्लस K2 बाई कितना 2। अगर 2 स्लैब है तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी K1 प्लस K2 बाई क्या हो जाएगा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं K1 प्लस K2 बाई क्या होगा तो 2 के बराबर होता है, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एक आपको इंडियन हाउस पे क्वेश्चन एक आधा पूछा गया है, ठीक। इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट सुना है, INGEN। अब आप इंडियन पढ़ा है कि इंजन पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप जानो, ठीक है। INGEN इंडियन हाउस HAUZ एक्सपेरिमेंट सुना है, पढ़ा दिया गया, देख लीजिए अननेसेसरी पढ़ाने वाला टाइम भी नहीं है, ठीक। अनवांटेड वाले के लिए टाइम नहीं है, इसमें वांटेड वाले का ही टाइम है। डिलीटेड में देखो, कनेक्शन कंडीशन पहले कर दिया रीजन थर्मल एक्सटेंशन था, हीट कैपेसिटी कैलोरीमेट्री चेंज इन स्टेट, लेकिन हीट ट्रांसफर हो गया, कंडक्शन हो गया। चलिए नहीं है भैया, कोई ज़रूरत भी नहीं है ना, ठीक। ये हो गया आपका, यहाँ से दिखा लेते बेटा। तो एक्सपेरिमेंट आपको हटा दिया गया बेटा, पहले के टाइम पे पूछे जाते थे। तो फिलहाल नेक्स्ट आपका मेथड होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। नेक्स्ट देखिए कंडक्शन हो चुका, कंडक्शन की एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए कन्वेक्शन, हेडिंग करेंगे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हेडिंग लिखेंगे कन्वेक्शन। अब सुनना, कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें मीडियम पार्टिकल ही वन प्लेस टू अदर प्लेस तक क्या करता है, ठीक है, जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करता है, मतलब खुद ले जाता है, मतलब बाई मूवमेंट आप क्या मीडियम पार्टिकल। जैसे जब पानी उबलना शुरू होता है ना, बॉइलिंग स्टार्ट होती है, तो आप देखते हैं वो सर्कुलेट होता है, नीचे से हॉट वाटर मालिक्यूल जो होते हैं ऊपर आते हैं, ऊपर वाले कोल्ड वाले कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे सर्कुलेशन होने लगता है। तो वो मेथड उस टाइम पे आपका जो मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। तो लिखिएगा कन्वेक्शन, देखो द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मीन्स ऑफ, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मीन्स ऑफ, by means of migration of material particles, by means of migration, migration मतलब movement, by means of migration of material particles of medium, migration of material particle of medium is called convection, is called convection, is called convection। इसे कहते हैं हम लोग बेटा कन्वेक्शन कह लेते हैं, ठीक। इस केस में जो हीट होता है बेटा, हीट का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो
ए इंटू θ1 माइनस θ2, ठीक, या थीटा माइनस थीटा नॉट, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है कब तक हीट वो क्या करेगा, इमिट करेगा या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। वहाँ पे दो कंडीशन हम लोग कहते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है और एक होता है बेटा फोर्स्ड कन्वेक्शन। खाली नाम लिख लो, लिखिएगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक लिखना नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया बेटा नेचुरल कन्वेक्शन, हो गया नेचुरल कन्वेक्शन। देखो होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं बेटा नेचुरल कन्वेक्शन का, इसकी बात करेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन की बात करेंगे, तो नेचुरल कन्वेक्शन में वही कंडीशन होती है जब हम लोग हीट किसी बर्नर से देते हैं किसी लिक्विड को, उस केस में जो हॉट मॉलिक्यूल होते हैं वो सर्कुलेट होकर ऊपर जाते हैं और ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हॉट होने पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता है, क्योंकि मास में रिडक्शन होता है, डेंसिटी घटती है। और जो हैवियर यानी कोल्ड होंगे उनका रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए कहाँ से नीचे आते हैं। तो नीचे से जो गर्म होते हैं हॉट होते मॉलिक्यूल वो ऊपर से ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो कंडीशन आपका कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन का। क्या कहलाएगा वो, नेचुरल कन्वेक्शन का। और जब फोर्स में हम लोग बात करते हैं तो बाहर से कि अनदर सप्लाई देके हीट को उसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं, तो कंडीशन आपका होता है किसका, मतलब एक नेचुरल का हो गया और दूसरा हमारा फोर्स्ड हो गया, तो फोर्स कन्वेक्शन से कहते हैं। फिलहाल इससे बहुत आपको वो नहीं है क्या है कैसे है, आगे लिखेंगे। ओके बेटा, तो कन्वेक्शन के लिए आगे लिखिएगा, फॉर कन्वेक्शन medium, for convection medium will be required and medium particles transfer heat from one place to other। और जो कन्वेक्शन मेथड है बेटा वो मेनली हमारा फ्लूइड्स में शो करता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, सॉलिड में नहीं पॉसिबल है। सॉलिड में ऐसा नहीं आप गर्म करोगे तो यहाँ से मॉलिक्यूल कूदेगा और जाके यहाँ पहुँचा के आएगा। ये फ्लूइड्स में, फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैसेज में क्या होते पाए जाते हैं, तो लिख लीजिएगा, बोले बाई क्या बोले, ट्रांसफ़र हीट कुछ, अरे सेंटेंस बेटा वैसे बोला, फॉर कन्वेक्शन मीडियम विल बी रिक्वायर्ड एंड मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। होगा, देखिए बाय कन्वेक्शन मेथड, heat will be transferred by convection method, heat will be transferred in fluids, by convection method heat will be transferred in fluids, that is liquid and gases। अब एक इसमें आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बेटा, आपने पढ़ा मरकरी, मरकरी जो होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसको कुछ लिक्विड भी बोल देते हैं लोग, बट वो एक्चुअली लिक्विड की प्रॉपर्टी सारी शो नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में जो मरकरी होता है उसमें हीट का जो कंडक्शन होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से नहीं होता है। तो कलर पेन से वही नीचे लिख लीजिएगा, देखिए in mercury heat will be transferred by conduction method, not by
बाई कंडक्शन मेथड, नॉट बाई कन्वेक्शन, बाई कंडक्शन मेथड नॉट बाई कन्वेक्शन। तो कंडक्शन से हमारा बेटा हीट का ट्रांसफ़र होता है मरकरी में, कन्वेक्शन मेथड फॉलो नहीं होता है। हो जाएगा। चलिए बाकी कल करिएगा, सर आगे हैं। रीडिंग कर लीजिएगा, रेडिएशन अब कल बताइएगा।